हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स एसपीएम का स्टडी नोट 2। इससे पहले स्टडी नोट 1 एंड स्टडी नोट 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स सीएफआर का हम लोगों ने गवर्नमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, एक्सपीआरएल का थ्योरी कर लिया है एंड एनबीएफसी चैप्टर मैंने करवा दिया है। अगर आपको उसके भी वीडियोज़ देखने हैं तो उसका भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, स्टडी नोट 2 का फर्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स वो है बैलेंस स्कोर कार्ड। अब देखिए बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है। नॉर्मली क्या करते हैं फ्रेंड्स, कंपनी अपना परफॉर्मेंस बताता है। हर एक साल ईयर एंड में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाता है। अगर उसको ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट करवा के वो अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। ओके, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या करता है फ्रेंड्स, आपके पास्ट रिकॉर्ड के बारे में बताता है, आपका पास्ट परफॉर्मेंस बताता है कि आपने पूरे साल में क्या किया, आपका ग्रोथ कितना हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है, आपका एसेट लाइबिलिटी कितना है, आपका अर्निंग पर शेयर आपने कितना दिया, कितना डिविडेंड दिया, कितना रिटेन अर्निंग रखा। ये सारा चीज़ आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता देता है। ओके, क्लियरली ये सारी चीज़ बता देता है। लेकिन दो लोग हैं, रॉबर्ट कपलान एंड डेविड नॉर्टन। ओके, कपलान एंड नॉर्टन ने क्या कहा कि कंपनी जो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओनली बता रहा है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। ओके, इसका मतलब कंपनी अपने कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, सप्लायर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसा है, इनोवेटिव आइडियाज़ क्या है, ये सबको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं मानता है। मतलब सक्सेस के लिए उसके लिए सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें क्रिटिकल नहीं है, नॉन क्रिटिकल फैक्टर है। ये दोनों ये चीज़ बोलते हैं और बोलते हैं कि अगर एक कंपनी को लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए, लॉन्ग टर्म में अगर उसको सर्वाइव करनी है, देन कंपनी को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को तो बताओ, इट रिटेन द ओल्ड प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो आप बताओ, उसके साथ साथ कंपनी को और डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर भी अपना परफॉर्मेंस बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारा कंपनी कितना अच्छा है, हमारे शेयर होल्डर हमें किस नज़र से देखते हैं, हमारे कस्टमर हमें किस नज़र से देखते हैं, व्हाई आवर कंपनी इज़ वर्थ फॉर इन्वेस्टिंग। अगर कोई हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना उसके लिए वर्थ कैसे साबित होगा। हमारे शेयर होल्डर अगर हमें अच्छे नज़र से देखेंगे तब तो हम लोग प्रॉस्पेक्टिव शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू कस्टमर आता है तो वो पहले तो ये दिखेगा ना कि ये जो कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका रिव्यूज़ क्या है कंपनी के लिए, कंपनी को उसके कस्टमर किस नज़र से दिखते हैं, कंपनी का पोस्ट सेल सर्विस कैसा है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, उनको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी दे रही है या नहीं, लर्निंग एंड ग्रोथ कंपनी में है या नहीं। ये सारी चीज़ें भी हमारे परफॉर्मेंस स्टेटमेंट में होनी चाहिए। तो नॉर्टन एंड कपलान एक चीज़ बोलते हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ आपका जो स्कोर कार्ड है, देखो हम लोग का स्कोर कार्ड क्या होता है, फाइनल्स का एग्जाम का स्टेटमेंट, ठीक है, सर्टिफिकेट है। तो कंपनी का जो स्कोर कार्ड है उस स्कोर कार्ड में ओनली फाइनेंशियल मेजर्स को आप मत लिखो। ये तो ऐसे बात हुआ ना कि सीएमए फाइनल के जो सर्टिफिकेट है उसमें सिर्फ अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग है, टैक्सेशन के बारे में है ही नहीं, मतलब वैसे टाइप का। नॉर्टन एंड कपलान उस अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करते हैं, बोलते हैं कि आपका जो स्कोर कार्ड है कंपनीज का उसमें सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स आप बता रहे हो तो उसमें आप डिफरेंट और भी मेजर्स इंक्लूड करो। और वो लोग बोले कि एक कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसको 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप उनका एनालिसिस करो एंड 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से योर स्कोर कार्ड शुड बी बैलेंस्ड। ओके, ओनली फाइनेंशियल मेजर्स को आप नहीं देखो, आप डिफरेंट 3 और मेजर्स है उसके बेसिस पे भी आपका क्या परफॉर्मेंस है उसको भी आप लोग मेंशन करो। सो बैलेंस स्कोर कार्ड इज एन एडिशनल स्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में कंपनीज को प्रोवाइड करनी है हर एक साल। क्लियर है, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है समझ में आया। आपके स्कोर कार्ड को बैलेंस करो विथ रिस्पेक्ट टू 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, पढ़िए। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट कपलान एंड डेविड नॉर्टन। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव आती है जैसे एसपीएम का आता है तो ये चीज़ आ सकता है। ओके, it is a performance statement presented to its shareholder, creditors, stakeholders along with financial statement to indicate why our company is worth investing and how effective it is। हमारी कंपनी में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करोगे वो चीज़ भी आपको बतानी है। It is a set of financial as well as non-financial measures relating to company's critical success factor and helps the company to access overall performance। Okay,
तो बैलेंस स्कोर कार्ड का मेन चीज़ यही है कि आप लोग ओनली फाइनेंशियल मेजर्स पे फोकस मत करिए सर, आप लोग नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को भी इंक्लूड कीजिए। ओके, क्योंकि कंपनी को लॉन्ग रन में अगर सर्वाइव करवानी है तो फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल सारे मेजर्स को एनालाइज करना, सारे परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यही चीज़ लिखिए, देखिए फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड का मेन चीज़ ये कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स पे भी आप लोग फोकस कीजिए। परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस शुड बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली फाइनेंशियली बट ऑल्सो इट शुड बी बैलेंस द परफॉर्मेंस इन 4 पर्सपेक्टिव। ओके, 4 पर्सपेक्टिव से सारे मेजर्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओनली फाइनेंशियल मेजर स्ट्रॉन्ग होने से कंपनी लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ओके, ये उनका मानना था और जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड भी हुई थी। ओके, इसको बहुत कंपनी एक्सेप्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ये। देखिए अब 4 पर्सपेक्टिव क्या है। पहला तो देखो, एक तो है फाइनेंशियल, दूसरा है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर देते हैं, सारे कंपनी सारे ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ कर ही रहे हैं। उन्होंने क्या किया, नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को भी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मांगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस में नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स का होना भी ज़रूरी है, ये चीज़ उन्होंने माना। एक मतलब कि सक्सेस फैक्टर में इनको भी इंक्लूड किया जो कि पहले नहीं था। ओके, अब नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या है, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। दीज आर दी 4 पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल, second one is customer perspective, third one is internal business process, fourth one is learning and growth. Okay, ये तो फाइनेंशियल है, बाकी 3 जो इंक्लूड की गई वो है नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। क्लियर है। ए वेल डिजाइन बैलेंस स्कोर कार्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मेजर ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस अलॉन्ग विथ फर्म्स मेजर्स ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या बताता है फ्रेंड्स, पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, तो उसको रखो। बैलेंस स्कोर कार्ड पास्ट डाटा को आप रिमूव कर दो, ये नहीं कहा, आप पास्ट परफॉर्मेंस भी रखो एज वेल एज अलॉन्ग विथ फर्म्स मेजर्स ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब फ्यूचर के लिए आपकी प्लानिंग क्या है। ओके, आपका मिशन एंड विजन अचीव जो है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, मिशन एंड विजन है, उसको अचीव करने के लिए आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी बना रखी है। कस्टमर का रिव्यूज़ क्या है आपके लिए, आपको शेयर होल्डर किस तरीके से देखते हैं। लर्निंग एंड ग्रोथ, आपने अगर कोई कस्टमर का न्यू नीड होता है तो उसके लिए एग्जिस्टिंग कंपनीज के कुछ स्किल्स नहीं होते हैं, उनको क्या करना है, अपडेटेड करना है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी रहनी चाहिए, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको न्यू प्रोडक्ट लाने हैं, ग्रोथ करवानी है। तो ये सब आपको मिशन एंड विजन जो है उसको अचीव करने के लिए आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सब हमको बताओ ट्रांसपेरेंट मैनर में। ओके, तो यही चीज़ बोली साहब, तभी तो न्यू कस्टमर आएंगे, तभी तो न्यू इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज क्यों करेगा। ठीक है, ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे आप लोग लॉन्ग रन में इंडस्ट्री में एडजस्ट नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसीलिए बैलेंस स्कोर कार्ड लाया गया। एंड बैलेंस स्कोर कार्ड जो है वो 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपका परफॉर्मेंस को बताता है। ओके, और वो पर्सपेक्टिव क्या है, फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव और बाकी 2-3 है वो है नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। क्या क्या है, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। ओके, अब इसमें क्या क्या है देखिए। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बोलता है कि आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछो, हाउ डू वी लुक टू आवर शेयर होल्डर्स। ओके, हमारे शेयर होल्डर्स हमें किस नज़र से देखते हैं, उनके मन में हमारे लिए कितना रिस्पेक्ट है, क्या भावना है। ओके, अगर एक कंपनी XYZ लिमिटेड, तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपने शेयर होल्डर्स को कैसे होल्ड करके रखोगे, आपका शेयर बेच के वो चले ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल मेजर्स पे आप बता रहे हो ना, आपका नेट प्रॉफिट बताओगे, आपका सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ है, आपका सेल प्राइस कितना डिक्रीज हुआ है। ओके, और उसके लिए आपके कितने ग्रोथ्स हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे, आपका अर्निंग पर शेयर बताओगे, रिटर्न अर्निंग बताओगे, कितना डिविडेंड दे रहा है कंपनी, ये सारी चीज़ें बताओगे, सो दैट आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपको छोड़ के ना जाए, और जो लोग आपके न्यूली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जो है, वो भी आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। आप बताओगे कि वाई योर कंपनी इज वर्थ इन्वेस्टिंग। ओके, पढ़िए, वी नीड टू सी हाउ टू वी लुक टू आवर शेयर होल्डर्स। Okay, this perspective is concerned for profit of the enterprises. It focuses on growth factor, price factor and productivity factor. Growth factor क्या है फ्रेंड्स, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, आपका सेल्स वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, एंड सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण आपका कितना ग्रोथ हुआ है। ओके, प्राइस फैक्टर, आपका सेल प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना डिक्रीज हुआ, मतलब रॉ मटेरियल आप पहले किस प्राइस में लेते थे, अभी क्या लाए, प्राइस
चेंजेस के लिए आपका कितना ग्रोथ हुआ है, प्रोडक्टिविटी फैक्टर लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसेट यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। ऑल्सो लुक्ड एट लास्ट ईयर परफॉर्मेंस एंड कंपेयर इट विद द करेंट ईयर। ओके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब हम बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ये तो हो गया आपका इंटर ग्रोथ। ओके, अब इंट्रा ग्रोथ क्या है, इंट्रा ग्रोथ ये कि आप अपनी ही कंपनी के दूसरे ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ करेंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके बोलो कि प्रीवियस ईयर में परफॉर्मेंस ऐसा था, करेंट ईयर में ऐसा है। ओके, ये तो करेंट ईयर का बताए कि प्राइस चेंजेस की वजह से क्या ग्रोथ आया, सेल वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से कितना ग्रोथ आया, प्रोडक्टिविटी में क्या ग्रोथ आई तो बताओगे, प्लस ओवरऑल परफॉर्मेंस आप प्रीवियस ईयर का करेंट ईयर के साथ कंपेयर करके भी बताओगे। ओके, दिस इज योर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, जो कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी करते हैं। ओके, लेकिन ये बैलेंस स्कोर कार्ड का भी पर्सपेक्टिव है फाइनेंशियल, सो दिस इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। अब बैलेंस स्कोर कार्ड जो इंक्लूड क्या है, 3 अदर पर्सपेक्टिव, दैट इज कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। वो देखते हैं क्या बोलता है। देखिए कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या बोलता है फ्रेंड्स, कस्टमर पर्सपेक्टिव बोलता है कि आपको अपने आप को ये क्वेश्चन पूछनी है कि हाउ डू वी लुक टू आवर कस्टमर। फाइनेंशियल में क्या देख रहे हैं, हाउ डू वी लुक टू आवर शेयर होल्डर। कस्टमर में क्या देखेंगे, हाउ डू वी लुक टू आवर कस्टमर, हमारे कस्टमर हमें किस नज़र से देखते हैं। बिकॉज बेटा देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कितने भी बड़े मालिक बन जाओ, आपका आप जो एग्जिस्ट कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, आपके कस्टमर के लिए। कस्टमर नहीं है तो आप लोग चलोगे क्या, नहीं चलोगे, क्योंकि उनके बेसिस पे ही आप लोग चल रहे हैं। सो कस्टमर इज ऑलवेज द गॉड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सप्लायर के लिए कस्टमर हमेशा गॉड होता है। अब उस कस्टमर का नीड होगा, क्या नीड होगा, उसको क्वालिटी गुड्स चाहिए, क्वांटिटी सही होनी चाहिए, सही प्राइस में होनी चाहिए, राइट टाइम पे डिलीवरी होनी चाहिए, और पोस्ट सेल सर्विस होनी चाहिए। आपने अभी कोई कार बेच दिया लेकिन सर्विस आपका अच्छा नहीं है, तो नेक्स्ट आपके पास वो कस्टमर नहीं आएगा, रिटर्न नहीं होगा, वो अपने कंपटीटर के पास चला जाएगा, आपके कंपटीटर के पास वो चला जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये भी देखना है कि हमारे कस्टमर का रिव्यूज़ क्या है, आपको वो चीज़ बताना पड़ेगा कि दिस इज़ द वे इन विच वी लुक टू आवर कस्टमर। हमारे कस्टमर हमें इस नज़र से देखते हैं। उसके लिए आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कम कॉस्ट में गुड्स को देना पड़ेगा, क्वालिटी गुड्स देना पड़ेगा, टाइमली डिलीवरी देनी पड़ेगी। ओके, उससे क्या होगा, एक तो न्यू कस्टमर आएंगे, हम लोग का मार्केट शेयर बढ़ेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए वी नीड टू आस्क हाउ डू वी लुक टू आवर कस्टमर। Organization's ability to provide quality goods and services, effective delivery, customer service and satisfaction. Customer are the god. They are the one who pay for the organization's cost and provide for its profit, and needs and desires of the customer have to be attended properly. It also focuses on increasing market share, customer retention, new customer acquisition and customer profitability. Of course customer ही है जो हमारा कॉस्ट पेयर करते हैं, हमको प्रॉफिट देते हैं, तो उनका जो भी नीड्स एंड डिज़ायर्स है दैट मस्ट बी फुलफिल्ड। ओके, हमको वो फुलफिल करने, उससे हम लोग का मार्केट शेयर बढ़ेगा, कस्टमर रिटेंशन होगा, न्यू कस्टमर्स आएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें बोलता है कस्टमर पर्सपेक्टिव। ओके, थर्ड वन इज द इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। अब इंटरनल बिजनेस प्रोसेस क्या बोलता है फ्रेंड्स, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस बोलता है कि आपका ये जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, कस्टमर पर्सपेक्टिव है, तो ये दोनों अभी हमारे शेयर होल्डर हमें कैसे देखते हैं, हमारे कस्टमर हमें कैसे देखते हैं, इसका जो परफॉर्मेंस है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए आप लोग का इंटरनल प्रोसेस कैसा है, आप लोग काम कैसे करते हो। ओके, या फिर कुछ ऐसे जगह है क्या जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो ये सारा चीज़ बोलता है आपका इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। ओके, और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका जो नेट अर्निंग है वो मेंटेन होकर रहना चाहिए। कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या है कि हम उनको क्वालिटी गुड्स दे सके, टाइमली डिलीवरी दे सके। ओके, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए एट व्हाट वी मस्ट एक्सेल इट, हम लोग का ऐसा इंटरनल प्रोसेस कहाँ पे लेक हो रहा है जहाँ पे हमें अपने आप को एक्सेल करने की ज़रूरत है। ओके, ये चीज़ बोलता है आपका इंटरनल बिजनेस प्रोसेस। देखिए, इट फोकसेस ऑन एट व्हाट वी मस्ट एक्सेल एट। ओके, एट व्हाट वी मस्ट एक्सेल एट टू सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करेंगे, आवर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कस्टमर्स नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन। ओके, पहला तो जो पर्सपेक्टिव है उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एट व्हाट वी मस्ट एक्सेल एट। ओके, Organizations should identify key business process and monitor it to ensure satisfactory outcomes. अब ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग का की बिजनेस प्रोसेस क्या है। अभी कस्टमर को क्वालिटी गुड्स एंड अच्छे क्वालिटी में टाइमली डिलीवरी देने के लिए हम लोग का की प्रोसेस क्या है। हम लोग के लीड टाइम नहीं आनी चाहिए, हम लोग का सही कॉस्ट में उनको गुड्स देने के लिए हमारा रॉ मटेरियल सही प्राइस पे आना चाहिए। दैट इज़ आवर की प्रोसेस। ओके, हम लोग का की बिजनेस प्रोसेस क्या है, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे
इट टू एंश्योर सेटिस्फैक्ट्री आउटकम्स। ओके, अब देखो ये जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट अर्निंग शुड बी मेंटेन, हम लोग का प्रॉफिट मेंटेन होना चाहिए, फिर इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। एज वेल एज कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन कब आएगा, जब हम लोग क्वालिटी गुड्स देंगे, सर्विसेज देंगे, टाइमली डिलीवरी देंगे, पोस्ट सेल सर्विस देंगे टू रिटेन द कस्टमर। ओके, इसके लिए हम लोग का इंटरनल बिजनेस प्रोसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर नहीं है, कहीं पे इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इम्प्रूव करवाओ, दैट इज एट व्हाट वी मस्ट एक्सेल टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज लर्निंग एंड ग्रोथ। अब लर्निंग एंड ग्रोथ क्या बोलता है, लर्निंग एंड ग्रोथ बोलता है फ्रेंड्स कि देखिए अभी एक एम्प्लॉय है, ओके, एम्प्लॉयज़ बहुत दिन पहले रिक्रूट होते हैं, ऐसे नहीं ना कि हर टाइम रिक्रूट हो रहे हैं। अभी एक न्यू कस्टमर्स के क्या होता है, जनरेशन के हिसाब से न्यू नीड होती है। ओके, अब वो नीड फुलफिल करने के लिए भी कस्टमर पर्सपेक्टिव मतलब हम लोग उसका सारा नीड्स पूरा करेंगे, हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब अगर वो नीड पूरा करने के लिए अगर हमको एम्प्लॉय को कुछ ऐसे स्किल्स एंड नॉलेज है जो उसके पास अभी नहीं है, तो हमको उसको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, अदरवाइज वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। उससे कस्टमर का भी सेटिस्फेक्शन आएगा प्लस एम्प्लॉय का भी सेटिस्फेक्शन आएगा। उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दो एंड अपना ग्रोथ करवाने के लिए न्यू प्रोडक्ट लेके आओ। ठीक है, ऐसे नहीं एक ही प्रोडक्ट में चल रहे हैं, मार्केट के डिमांड के हिसाब से न्यू प्रोडक्ट ले करके आओ। ठीक है, पहले एक शॉप चलता था ज़्यादा, अभी न्यू शॉप चल रहे हैं। क्यों, शॉप तो वो भी पहले अच्छा ही था, बट मार्केट का डिमांड, लोगों को चेंज चाहिए, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, सबको चेंज चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ सब एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आपको भी चेंज लानी पड़ेगी अपने ग्रोथ के लिए। यही बोलता है लर्निंग एंड ग्रोथ। ओके, दिस पर्सपेक्टिव आइडेंटिफाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिल्ड टू क्रिएट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट। आपको एक वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हाँ जो चल रहा है चलने दो, कॉपी पेस्ट काम, वैसा नहीं चलेगा। आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ेगा, करंट सिचुएशन के साथ आपको चलना पड़ेगा। Because in order to meet customers' requirement, employees may ask to take new responsibilities, may require new skills, new technologies, capabilities, etc. Employees को new skills की ज़रूरत पड़ सकती है customer की डिमांड को fulfill करने के लिए। It focuses on training, learning opportunities for employees, employee satisfaction, motivation of employee, give facilities to make skilled employees new product employment for the growth। आप लोग अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करके रखो सो दैट आपका एम्प्लॉय रिटेंशन भी रहेगा, वो लोग सेटिस्फाई भी रहेंगे, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ को ही करनी है। उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ दो, लर्निंग का अपॉर्चुनिटीज़ दो, और खुद का भी ग्रोथ करवाओ, न्यू प्रोडक्ट लेके आओ। ठीक है, ये हो गया आपका 4 पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ। ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है समझ में आया। ठीक है, हम लोग देखेंगे हाउ डू वी लुक टू आवर शेयर होल्डर्स, हाउ डू वी लुक टू आवर कस्टमर्स, एट व्हाट वी मस्ट एक्सेलेट, देन लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ओके, अब इसको आप याद कैसे रखोगे, द एक्रोनिम इज LIC फ्रेंड। LIC करने के बाद हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है, सो दैट इज LIC फ्रेंड। LIC हमारा फ्रेंड है। ओके, देखो LIC फ्रेंड, मैंने एक्रोनिम बना दिया है LIC फ्रेंड। ओके, लर्निंग एंड ग्रोथ, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, कस्टमर पर्सपेक्टिव एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। ओके, LICF इज द एक्रोनिम। समझ में आया बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, इसके पर्सपेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी देखिए बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर्म करने का स्टेप्स क्या है एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, बुक से पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड। यहाँ पे दिया आपको बैलेंस स्कोर कार्ड का डेफिनेशन वगैरह दिया है, आप लोग रीड कर लेना। वैसे मैंने जो लिखवा है इजीली मैंने लिखा दिया है। ओके, आप लोग वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, that 4 different perspective by seeking to provide answer to the following 4 basic question जो मैंने आपको भी बताया, that how do customers see us, at what we must excel at, can we continue to improve and create value, and how do we look to our shareholders। ओके, ये 4 क्वेश्चन था फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, कस्टमर से, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव से, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। ओके, उसके बाद दिया है आपको बुक में 4 पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, दैट इज द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। ओके, नेक्स्ट पेज में आपको बाकी सारी चीज़ें दे दी गई हैं, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ, ये आप पढ़ लेना। उसके बाद ये डायग्राम है, लाइक विजन, मिशन एंड स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए 4 पर्सपेक्टिव है, तो वही सारी चीज़ें दी गई। देखो फाइनेंशियल में दिया है, टू सक्सीड फाइनेंशियली व्हाट काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शुड वी प्रोवाइड टू आवर इन्वेस्टर। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में दिया, टू सेटिस्फाई आवर शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर, एट व्हाट बिजनेस मस्ट वी एक्सेल। ओके, लर्निंग एंड ग्रोथ में बोला, टू अचीव आवर विजन हाउ विल वी सस्टेन आवर एबिलिटी टू चेंज एंड इम्प्रूव। ओके, कस्टमर में बोला, टू अचीव आवर विजन हाउ शुड वी बी सीन बाय कस्टमर्स। ओके,
तो हमको हमारे कस्टमर किस नज़र से देखना चाहिए, उसके लिए हम कैसे एक्सेल करेंगे, किस किस चीज़ों में काम करेंगे, दैट इज़ कस्टमर पर्सपेक्टिव। ओके, मतलब कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करें ओनली फाइनेंशियली मत देखिए कि फाइनेंशियली मेरा प्रॉफिट हो गया, आरओआई इतना आ गया तो मेरा मतलब बिजनेस मस्त चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप ये भी देखिए कि आपके कस्टमर आपको किस नज़र से देखना चाहिए, आप उस पर काम कीजिए। आपके शेयर होल्डर आपको किस नज़र से देखेंगे, आप उस पर काम कीजिए। कस्टमर का जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपके इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो कीजिए। लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आइए, वो सारा चीज़ें बैलेंस स्कोर कार्ड बोलता है कि आप अपने बिजनेस को 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए एंड 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने बिजनेस को इम्प्रूव करवाइए, सो दैट आप लॉन्ग रन में एग्जिस्ट कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए स्टेप्स इन डेवलपिंग बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप, देखो बहुत इजी चीज़ है। पहले तो आप ये देखो कि आपका ऐसा कौन सा आउटकम्स है जिसके लिए आपका बिजनेस का सक्सेस होगा। ओके, जैसे कि हम लोगों ने 4 पर्सपेक्टिव देखा, कस्टमर की तरफ से देखो, शेयर होल्डर की तरफ से देखो, अपना इंटरनल बिजनेस प्रोसेस देखो, फाइनेंशियली देखो। ओके, तो आप पहले वो चारों आउटकम्स को आप आइडेंटिफाई कर लो, जो कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि बैलेंस स्कोर कार्ड जो ये 4 पर्सपेक्टिव से डेवलप की गई है, कैसे डेवलप की गई है, आप लोग कैसे बनाओगे अपने कंपनी का बैलेंस स्कोर कार्ड, वो बता रहा है। आइडेंटिफाई द की आउटकम्स टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहला तो आइडेंटिफाई करो, क्या करो, की आउटकम्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस के लिए क्या क्या आउटकम्स लाना है उसको आइडेंटिफाई करो। ओके, देन आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट लीड्स टू दीज आउटकम्स। ओके, फिर आप प्रोसेस आइडेंटिफाई करो जिससे हम लोग ये आउटकम्स को अचीव कर पाएंगे। क्या करो, पहले की आउटकम्स को आइडेंटिफाई करो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा। देन आउटकम्स आइडेंटिफाई करने के बाद आप प्रोसेस आइडेंटिफाई करो जिससे हम लोग ये आउटकम्स को अचीव कर पाएंगे। ओके, देन डेवलप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर दिस प्रोसेसेस। अब आप बोलोगे मैम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फ्रेंड्स, एज द नेम सजेस्ट, आपका परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपका एसेट यूटिलाइजेशन देखना है, ओके, सपोज आपका की आउटकम्स है एसेट यूटिलाइजेशन अच्छे से करवाना। प्रोसेस क्या है, आपका जो रिटर्न है उसके ऊपर आप काम करोगे, एसेट को प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे, कैसे करोगे, दैट इज द प्रोसेस। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा, आरओआई देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आप जो आउटकम सोचे कि मेरा की आउटकम्स ये होना चाहिए, उसके बाद आपने प्रोसेस देखा कि ये प्रोसेस से मैं आउटकम्स अचीव कर सकता हूँ। अब आपने कितना परफॉर्मेंस अचीव किया वो किससे मेज़र करोगे, मेजरमेंट का जो टूल है दैट इज़ योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। रेशियो हो सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ए रेशियो, कि आपका जो भी आउटकम्स है उसको आप कैसे मेज़र करोगे, दैट इज़ योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो अगर वो है एग्जिस्टिंग तो ठीक है, अदरवाइज आप डेवलप करो कि इसको हम कैसे मेज़र करेंगे। दैट इज डेवलप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर दिस प्रोसेसेस। डेवलप रिलायबल डाटा कैप्चर एंड मेजरमेंट सिस्टम। डाटा को आप कैप्चर करके रखोगे, उसके लिए भी आपको ऑब्वियसली रिलायबल मेजरमेंट सिस्टम डेवलप करनी है। डेवलप ए मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग दिस टू द रेलिवेंट मैनेजर एंड स्टाफ। अभी क्या करना पड़ेगा, आपको एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, आपका परफॉर्मेंस जो है आपको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा मैनेजर एंड स्टाफ को। एंड द लास्ट इज एनएक्ट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इम्प्रूव। अभी परफॉर्मेंस सिर्फ एग्जिस्टिंग करने से तो नहीं होगा, परफॉर्मेंस को आपको इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। ओके, तो आप लोगों ने क्या देखा, पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए आप की आउटकम्स आइडेंटिफाई करो, देन आपकी प्रोसेस आइडेंटिफाई करो जिससे हम लोग वो आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं, देन परफॉर्मेंस इंडिकेटर डेवलप करो, देन रिलायबल डाटा कैप्चर एंड मैकेनिज्म सिस्टम मेजरमेंट सिस्टम डेवलप करो, देन मैकेनिज्म डेवलप करो सो दैट हम इस चीज़ को रिपोर्ट कर सके अपने मैनेजर्स एंड स्टाफ को, एंड देन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी आप इंश्योर करो सो दैट आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। ओके, समझ में आया? इसको आप लोग याद कर सकते हो फ्रेंड्स एज IIDQI। ओके, इसका मैं बना देती एक्रोनिम, बट क्योंकि ये प्रोसेस है, स्टेप्स है, तो आपको इसको सीरियली लिखनी है। ओके, सो आइडेंटिफाई, ओके, आप इसको बोल सकते हो IK, आइडेंटिफाई की आउटकम्स, देन IP, आइडेंटिफाई प्रोसेसेस। ओके, देन डेवलप 3 चीज़ आपको डेवलप करनी है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डेवलप करनी है, डेवलप रिलायबल डाटा कैप्चर एंड मेजरमेंट सिस्टम, डाटा कैप्चर एंड मेजरमेंट सिस्टम डेवलप करनी है, एंड देन मैकेनिज्म डेवलप करनी है सो दैट हम उसको रिपोर्ट कर सके, एंड द लास्ट वन इज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम आपको इंश्योर करनी है सो दैट आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। क्लियर है? इतना दूर समझ में आया आपको? इसके बाद है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस स्कोर कार्ड।
इसमें फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीज़ बोलता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड को अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करनी है तो एक्चुअली बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से काम कर रहा है। कस्टमर्स के रिलेटेड सारे डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठे करने हैं, शेयर होल्डर्स का करना है, आपका इंटरनल बिजनेस प्रोसेस कैसे चल रहा है, वो सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने हैं। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत कम्प्लेक्स प्रोसीजर है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ओके। और उसके बाद जो दी गई है ना वो एकदम कॉपी पेस्ट है, लाइक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस measurement under balance scorecard. Okay, the main types of information required by manager to implement the balance scorecard approach to performance measurement are customer perspective, internal perspective, learning and growth perspective, financial perspective. Okay, how do you look to our shareholders, यही सारी चीज़ें एग्जैक्ट सेम चीज़ आपको दी गई है, आप लोग इसको रीड कर लेना, मैंने बता दिया है। ओके, अभी 2 टॉपिक लेफ्ट होते हैं, दैट इज बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। अभी आप खुद बताओ बेनिफिट्स क्या हो सकता है बैलेंस स्कोर कार्ड का, मेरे को बताओ। देखो, बैलेंस स्कोर कार्ड से फ़ायदा क्या हुआ, पहला तो ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल मेजर्स के ऊपर बेसिस करता था अपना सक्सेस दिखने के लिए, उसी को अपना क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मानता था अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। पहले तो उसका वो जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के ऊपर रिलाई करना मैनेजमेंट छोड़ दिया, लॉन्ग टर्म देखा, 4 पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस देखा। सेकेंडली, व्हेन एवरीथिंग विल बी ऑन द सेम पेज, सबको दिख रहा है कि हम लोग का जो मिशन विज़न है वो ओनली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं है, हमको सारी चीज़ देखने हैं। तो अभी डिफरेंट लेवल के जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिख रहा है कि हमको बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, उनका जो टारगेट है ना वो हाई सेट होगा। ऐसे नहीं है, देखो पहले क्या होता था, डिफरेंट डिपार्टमेंट का अपना अपना गोल है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव को देखते थे, क्योंकि फाइनेंशियली आपको परफॉर्म करनी थी ओनली, ओके, क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव था। अभी परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा कि उसको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो कम कॉस्ट में गुड्स ले आओ। अभी क्वालिटी को ज़्यादा फोकस नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमर पर्सपेक्टिव देख ही नहीं रहे हैं। क्वालिटी करेगा बट उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिव्यूज़ को हम कंसीडर नहीं करते थे पहले, ठीक है, कि कस्टमर हमारे बारे में क्या बोल रहा है, ओनली हमको प्रॉफिट था। सेकेंड थिंग क्या, सेल्स डिपार्टमेंट देखता था ओनली सेल्स को देना है, लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस भी हो रहा है, यानी उसको भी कंसीडर करो, ठीक है। तो अभी जब सारे ऑब्जेक्टिव एक सिंगल पेज में आ जाएंगे तो सबको दिखेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ब्रॉडर है, मिशन एंड विजन सबको क्लियरली दिखाई देगा। तो सारे डिपार्टमेंट के लोग मिल के काम करेंगे, एक अलाइनमेंट क्रिएट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, ओके। ये एक बेनिफिट है। हम लोग अपने बजट को रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि ओनली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस में काफ़ी ज़्यादा खर्चे भी होंगे। अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, तो बजट को भी हम लोग रिवाइज कर पाएंगे, ओके। एंड एक जो हम सिंगल मोटिवेटेड हो गए थे, उससे हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपांड करेगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एक्सपांड करेगा, हम लोग के एक्टिविटीज़ एक्सपांड करेंगे, सब लोग का थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, ओके। तो यही सारी सिंपल चीज़ बेनिफिट्स में दी गई है, देखिए। इट अवॉइड्स मैनेजमेंट रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मेजर्स, ये तो ठीक है। इट कैन सक्सेसफुली कम्युनिकेट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी टू फंक्शनल हेड एंड ऑर्गेनाइजेशन सब यूनिट्स एंड फोर्सिंग देम टू डेवलप देयर ओन गोल्स टू अचीव द कॉर्पोरेट मिशन एंड गोल्स। क्योंकि जितने भी यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, सबके ऑब्जेक्टिव एक ही पेज में आ गए, अभी सबके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उनको बता दिया गया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन एंड विजन है वो ये 4 पर्सपेक्टिव से है। तो अभी आप अपना अपना गोल खुद का सेट कर लो, सो दैट आप लोग कैसे करके ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में कंट्रीब्यूशन कर सको, ओके। देन इट कैन असिस्ट स्टेक होल्डर्स इन इवेलुएटिंग द फर्म। अभी स्टेक होल्डर्स क्या, शेयर होल्डर्स क्या, अपने फर्म को इवेलुएट कर सकेंगे, क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर है, सबको इवेलुएट कर पाएंगे इफ़ मेजर्स आर कम्युनिकेटेड एक्सटर्नली। इट हेल्प्स इन फोकसिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द few key things needed to create breakthrough performance. It helps in integrate various corporate programs. It break down strategic measures towards lower level, ठीक है। जितना भी हम लोग का स्ट्रेटेजिक मेजर से ऑब्जेक्टिव अभी लोअर लेवल से लेके मिडिल से लेके हायर तक सबको ही ऑब्जेक्टिव अचीव करने में लगेंगे, अलाइनमेंट क्रिएट होगा। इट हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग एंड अपडेटिंग द बजट। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड अलाइनिंग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। इट हेल्प्स इन कंडक्ट ऑफ पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यूज टू लर्न अबाउट एंड इम्प्रूव स्ट्रेटेजी, ओके। तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी चीज़ है, सेम चीज़ ही है, ओके। बट एग्जाम में लिखने के लिए फ्रेंड्स मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा बुक का वर्ड याद करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आती है, व्हाट इज़ बैलेंस स्कोर कार्ड एंड व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, 10 मार्क्स का डाल देगा, ओके। तो आप मन से 2-4 लाइन लिखेंगे तो मार्क्स देगा नहीं, ओके। सो यू हैव टू बाय हार्ट इट, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आई कांट हेल्प यू इन दिस केस, ओके। अभी देखिए लिमिटेशन 4 ही लिमिटेशन है, क्या है देखिए। एक्चुअली क्या होता है, बैलेंस स्कोर कार्ड हमें
एक्सटर्नल डेटा नहीं दे, देखो ओनली इंटरनल में फोकस किया ना, आपका बिजनेस प्रोसेस कैसे डेवलप करनी है, लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ लाओ, कस्टमर कैसे दिखते हैं, बट कंपिटिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ओके, तो जो कंपिटिटर्स हैं, चेंज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये सबको कंसीडर नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये इसका लिमिटेशन है। उसके बाद इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, और जब इतने सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कंफ्यूज हो सकता है विथ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें उसके छोटे छोटे लिमिटेशन है। देयर इज़ नो क्लियर रिलेशन बिटवीन बैलेंस स्कोर कार्ड एंड द शेयर होल्डर्स वैल्यू, क्योंकि देखो शेयर होल्डर को फाइनेंशियल डेटा से तो पता चलता था कि ठीक है ग्रोथ वगैरह क्या है, लेकिन शेयर होल्डर्स वैल्यू कुछ पता नहीं चलेगा विथ बैलेंस स्कोर कार्ड। It doesn't lead to a single aggregate summary of control. The measures may give conflicting signals and confuse management, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन है तो मैनेजमेंट को कंफ्यूज कर सकता है। It involves substantial shift in corporate culture. ओके, तो ये सारे कुछ लिमिटेशन है। आप दूसरा लिमिटेशन भी लिख सकते हैं जो कि इसके एक्चुअल लिमिटेशन है, गूगल से भी पढ़ के लिख सकते हैं, बट क्योंकि बुक का ही वो लोग देख के ना मार्क्स देते हैं तो थोड़ा सा इसको याद कर लेना। ओके, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, इसके पर्सपेक्टिव क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिया है। आप लोग एक बार इसको अच्छे से, थ्योरी है 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो है फ्रेंड्स डू पॉइंट एनालिसिस, इसका प्रैक्टिकल है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।